Let's start the class. Chapter 7, Risk and Return. Chapter 6 हमारा हो गया हुआ है. हाँ जी, रिस्क एंड रिटर्न ये वैसे हमने पहले भी पढ़ा है. तो रिटर्न क्या है? रिटर्न क्या होता है? जो भी हम कैश रिसीव करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, हमने जो इन्वेस्ट किया है अमाउंट, उसके रिजल्ट में जो भी हमें रिटर्न में वापस आता है कैश, जो भी हमें रिसीव होता है वापस, दैट इज रिटर्न. ठीक है. अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट रिटर्न होता है, और अगर लॉस होता है तो लॉस रिटर्न होता है. ठीक है. क्यों करते हैं इसको कैलकुलेट? रिवॉर्ड्स, एग्जैक्ट रिवॉर्ड्स पता करने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमारी टू इन्वेस्टमेंट की, फ्यूचर परफॉर्मेंस देखने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए. ठीक है. देन रिटर्न इज ऑलरेडी अचीव ऑन एन इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट टाइप ऑफ रिटर्न्स आ गए. हिस्टोरिकल रिटर्न क्या होता है? जो हमें इन्वेस्टमेंट पे ऑलरेडी मिल चुका है. ठीक है, जो रिटर्न हमें पहले ही मिल गया वो हिस्टोरिकल हो गया. एक्सपेक्टेड, जो हमें टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि जितना टाइम चेंज होता रहेगा उतनी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी. तो उस अकॉर्डिंग जो रिटर्न मिलेगा वो दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है. देन रियलाइज रिटर्न. रियलाइज रिटर्न कौन सा होगा? जो करंट में रियलाइज हो रहा है, करंट में जो रिटर्न बन रहा है. ठीक है, जितनी भी करंट में प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, उसमें से फिर जो कंपनी ने रख लिया, ठीक है, इनकम जो थी, उसमें कैपिटल गेन, जो भी लॉस हुआ वो माइनस करके प्लस करके, देन बिगिनिंग में जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी उसके साथ डिवाइड करके जितना हमारे पास एंड में रिटर्न बचा, दैट इज रियलाइज रिटर्न. ठीक है, यानी कि एक्चुअल एक्चुअल रिटर्न. रियलाइजिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं ये देखो. होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू इनकम ड्यूरिंग पीरियड. उस पीरियड में जितनी हमें इनकम हुई प्लस जितने गेन या लॉस हुआ कैपिटल पे, कैपिटल का लॉस और गेन दोनों, प्लस देन उसको डिवाइड करेंगे बिगिनिंग में जितने हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे वैल्यू ली थी उतनी. ठीक है. और कैपिटल गेन और लॉस कैसे निकालेंगे? एंडिंग की इन्वेस्टमेंट में से बिगिनिंग की इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे तो आपका गेन आ, गेन और लॉस दोनों में से कुछ आ जाएगा. ठीक है, जो आएगा फिर उसको हम इनकम में ऐड करके बिगिनिंग के साथ डिवाइड कर देंगे. क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने, द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर सर्कुलर एट द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग दिया हुआ है 60, डिवाइड डिविडेंड पेड टू ईयर टू द एंड ऑफ द ईयर, एंडिंग दी हुई है 2.40, एंड द प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इज 66. ये बिगिनिंग भी दी हुई है, एंडिंग भी दी हुई है, और इनकम भी दी हुई है. तीन चीजें दी हुई है. रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. इनकम, ये रही इनकम, प्लस कैपिटल गेन. कैपिटल गेन कैसे निकलना है? बिगिनिंग एंडिंग में से बिगिनिंग माइनस कर दो. एंडिंग 66 माइनस बिगिनिंग लाइक 60, तो माइनस करके कितना आया? 6. तो 2.4 प्लस 6 इंटू 100, डिवाइड किससे करना है? बिगिनिंग के साथ, यानी कि 60 के साथ, डिवाइड बाय 60. तो ये आ गया परसेंटेज. हमने परसेंटेज में निकालना था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया. ठीक है. वैसे भी ये रिटर्न्स जो है वो परसेंटेजेस में ही आती हैं. तो मल्टीप्लाई बाय 100 ये आपने खुद कर लेना. ये रिलाइज बता दिया. रिलाइज का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है. देन एक्सपेक्टेड का दिया हुआ है. ये कैसे कैलकुलेट होनी है? इतनी इन्वेस्टमेंट है और 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, तो इसका 15% निकाल लेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न.
देखो, इसका 15% निकाल लिया, फिर 20 का 6% निकाल लिया, 30 का 9% निकाल लिया, टोटल कितना एक्सपेक्टेड हो गया? 11.4। ये रहा। ठीक है, जितना दिया हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न भी साथ में दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न निकाल देना। देन कंसेप्ट ऑफ रिस्क, रिस्क दो तरह से है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या है? जो अनकंट्रोलेबल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक माइक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे है वो। ठीक है, लाइक इन्वायरमेंटल रिस्क है, फ्लड आ गया, ठीक है, ड्राउट आ गया, ये जो है ये अनकंट्रोलेबल है, ये सिस्टमेटिक रिस्क है। देन कंट्रोलेबल, दैट इज अनसिस्टमेटिक, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक ये इन्होंने ऑपोजिट लिख दिया है, सिस्टमेटिक होता है कंट्रोलेबल और अनसिस्टमेटिक होता है अनकंट्रोलेबल। सिस्टमेटिक मैक्रो और अनसिस्टमेटिक माइक्रो। ठीक है, यानी कि सिस्टमेटिक अनकंट्रोल है और अनसिस्टमेटिक कंट्रोल्ड है। देन अनकंट्रोल्ड यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क किस किस से इफेक्ट होता है? इंटरेस्ट रेट, मार्केट रिस्क और परचेजिंग पावर। ये तीनों चीजें जो है वो एक्सटर्नली इफेक्ट करती है ना, इसलिए। देन क्वालिफिकेशन ऑफ रिस्क, क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, अंडरस्टैंडिंग द नेचर टाइप ऑफ रिस्क नॉट sufficient unless quantifying is done. Quantifying risk is degree of risk over expected risk, यानी कि क्वांटिफाई करना कि कितना, कितनी क्वांटिटी तक ये बढ़ सकता है या कितनी क्वांटिटी तक ये गिर सकता है, यानी कि अपर मिनिमम और मैक्सिमम चेक करना। ठीक है, तो ये किस शेप में बनता है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है, दैट इज बेल। ठीक है, देन द वेरियांस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपने पढ़ा था, वेरियांस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, कोवेरियांस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय ई, ई ऑफ रिस्क यानी कि एक्सपेक्टेड रिस्क, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क के ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न। देन क्वेश्चन आ गया रिटर्न का, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करनी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोबेबिलिटी दी हुई है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, रेट ऑफ एक्स का दिया हुआ है, वाई का दिया हुआ, दो रिटर्न दिए हुए हैं, बूम का पीरियड, नॉर्मल और रिसेशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, पहले एक्स पे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स पे कैलकुलेट करेंगे, बूम पे भी, नॉर्मल पे भी, रिसेशन, तीनों पे। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी। तो 25 इंटू 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 7.5। इसी तरह नॉर्मल का, इसी तरह रिसेशन का, इन तीनों का टोटल आ गया 34। ठीक है, अब वाई का कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज 36। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे एक्स की। तो पहले तो रेट और एक्सपेक्टेड रेट दोनों को माइनस करेंगे, ये आ गई वैल्यूज। देन इनका स्क्वायर करेंगे, तीनों का, ये आ गई वैल्यू। फिर प्रोबेबिलिटी लेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, इनको और इनको, इन दोनों को माइनस करेंगे, जितनी आएगी उसको पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको और इसको माइनस करो, देन इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगी।
देन स्टैंडर्ड डिविएशन 49, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट इज 7। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास आ गई 7। इसी तरह वाई का निकालेंगे, वाई का भी 49 ही आया है, तो 49 का स्क्वायर रूट कर देंगे, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ओ ए और बी। प्रोबेबिलिटी को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर प्रोबेबिलिटी को इससे करेंगे, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर आर में से जितनी भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आए हैं वो माइनस कर देंगे, जितना आएगा उसको स्क्वेयर कर देंगे, फिर उसको पी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा? देन स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। जिसका रिटर्न हाई होगा उसकी जो रिस्क होएगा वो उतना ही लो होएगा। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। मूव टू द चैप्टर 8, इक्विटी वैल्यूएशन। इक्विटी वैल्यूएशन में क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है, एक प्रोसेस है, डिटरमाइन करता है सर्टेन वैल्यूज, एसेट्स की, लाइबिलिटीज की, इनटेंजिबल्स हो चाहे वो, ठीक है, सिक्योरिटीज की। ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन यानी कि वैल्यू पता करना कि इस बिजनेस में जितनी भी एसेट, जितनी भी टर्म्स यूज हो रही हैं, जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन निकालना कि हमारा बिजनेस कितने रुपए का है, ये बिजनेस की वैल्यू निकालना। देन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आती है, ट्रू इकोनॉमिक वर्थ ऑफ फाइनेंशियल एसेट। इंट्रिंसिक वैल्यू उसको बोलते हैं जो रियल वैल्यू बताए हमें, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू बताए, सच में इतनी ही वैल्यू मतलब हो उसकी, जो प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट असली वैल्यू बताए, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। देन व्हाट इज बैलेंस शीट वैल्यूएशन मेथड। बैलेंस शीट वैल्यूएशन मेथड क्या है, हम बैलेंस शीट के थ्रू क्या पता करते हैं, अपनी टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी पता करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारी वैल्यूएशन ही आ जाती है एस। ठीक है, इसके नुकसान और फायदे क्या हैं, मोस्ट प्रेफरेबल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सिंपल है। ठीक है, अब नुकसान क्या है इसके, न्यूमेरिकल एसिड्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिए जाते, इनटेंजिबल्स एसिड्स को मेंशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, कंपनी की अर्निंग को नहीं बताता ये मेथड। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दिखाता हमें। देन डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या है, अ कंपनी प्रोड्यूस गुड्स एंड ऑफर सर्विसेज to earn profit. The cash flow earning from such business activity determine its profit, which get reflected in the company stock price. Company also give dividend payment to stockholders and usually originate from business profit. जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनी है, वो कुछ भी लगा रही है, गुड्स लगा रही है, सर्विस लगा रही है, वो किस लिए लगा रही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, तो जो भी वो उसमें से अर्न करेगी दैट इज प्रॉफिट। जो भी उसने गुड्स सर्विसेज बेच के अर्न किया दैट इज प्रॉफिट। तो उसके पास उसके शेयर होल्डर्स भी हैं जिन्होंने पैसा लगाया है उस कंपनी में, तो उनको जो पेमेंट वापस देनी पड़ती है डिविडेंड के रूप में, उनको पेमेंट जो देनी पड़ती है दैट इज डिविडेंड। जो भी इस शेयर होल्डर को प्रॉफिट में देना पड़ता है कुछ शेयर, दैट इज डिविडेंड।
तो डीडीएम में क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया जाता है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि कंपनी के स्टॉक का प्राइस क्या है। जितना स्टॉक का प्राइस होता है, जितनी फेयर वैल्यू होती है, वो उसमें से डिस्काउंटेड कर दी जाती है उसके डिविडेंड में से। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाना। अभी डॉलर के 80 रुपीज हैं, थोड़ी देर बाद 92 हो जाना या 72 हो जाना, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत पहले। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमें इतना मिल सकता है, दैट इज एक्सपेक्टेड। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न में उतना ना मिलना जितना सोचा हो, ठीक है, उतना रियलाइज ही ना होना, कुछ स्टॉक्स पे रिस्क होना, तो वो स्टॉक्स भी हमें डिडक्ट करने पड़ेंगे उसमें से, डिविडेंड में से। ठीक है, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कैसे निकाला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू सम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल प्राइस। ठीक है, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल और प्रेजेंट वैल्यू स्टॉक का सेल का उसका टोटल। एग्जाम्पल दिया हुआ है डीडीएम का। कंपनी एक्स हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर लास्ट ईयर, पिछले साल उन्होंने 10 रुपए पर शेयर दिए डिविडेंड पे। तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या है कि 5% ग्रोथ हो सकती है नेक्स्ट के लिए। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट रेट इज 7%, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अब कितना है, 70%। देन मार्केट शेयर पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या चलेगा, डिविडेंड जो है वो 10 है, पर शेयर पे किया जाता है, ग्रोथ 5% लाइक है, तो इट मीन 0.05 ले लेंगे, और रिटर्न 7%, दैट इज 0.07। तो डिस्काउंट कैसे निकालना है, डिविडेंड इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो दी हुई है करंट वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ। ठीक है, दोनों को पहले प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो पहले डिविडेंड की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे करेंगे, 10 प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.05, दैट इज 1.05। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 10.50 आ गया। देन अब हमने पी निकालना है, तो D1 डिवाइड बाय, यानी कि जो आया है वो, डिवाइड बाय रिटर्न माइनस ग्रोथ। रिटर्न माइनस ग्रोथ कर देंगे तो 5 - 7 2%, 2% बचा, तो D1 10.50 डिवाइड बाय 2, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। देन फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो क्या है, कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। It show the cash that a company can produce after deducting the purchase of asset such as property, equipment and other majority investment from its operating cash flow। ठीक है, वो चीजें जो कंपनी को परचेज करने से, कुछ चीज परचेज करने से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करने के बाद जो कैश का फ्लो होगा, दैट इज फ्री कैश फ्लो। अनलेवर्ड, ठीक है, लाइक अननेसेसरी जो है वो, दैट इज फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देंगे। फ्री कैश फ्लो में से ऑपरेटिंग में से कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। दिया हुआ है 22 इज फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन एंड 6.4 इज फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा आ गया कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो आ गया।
देन अर्निंग मल्टीप्लायर्स क्या है? अ फ्रेमवर्क दैट अ कंपनी करंट स्टॉक प्राइस in term of company's earning per share of stock that simply computed as price per share earning per share। जितना भी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, करंट कंपनी करंट स्टॉक पर, दैट इज अर्निंग पर शेयर हो गया। ठीक है, देन उसका मल्टीप्लायर किया जाता है तो वो अर्निंग मल्टीप्लायर हो गया। अर्निंग पर शेयर का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा दैट इज अर्निंग मल्टीप्लायर। अर्निंग मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा? प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो हमारा अर्निंग मल्टीप्लायर निकला है। एग्जाम्पल दिया हुआ करंट स्टॉक दैट इज 50 पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इज ₹5। तो निकालना कैसे है? अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग, प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 5 कर दे तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो 50 डिवाइड बाय 5 कर दिया तो आंसर आ गया 10 ईयर। ठीक है, ये हो गया अर्निंग मल्टीप्लाई। टाइप क्या है? फॉरवर्ड ट्रेल्ड। फॉरवर्ड क्या हो गया? जो मल्टीप्लायर फ्यूचर की तरफ, ठीक है, फ्यूचर और प्रेजेंट को कंपेयर करे दैट इज फॉरवर्ड। देन ट्रेल्ड, ट्रेल्ड क्या है? जो पास्ट की परफॉर्मेंस को बताए। ठीक है, 12 मंथ तक की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करे, हो गया ट्रेल। क्लियर है बेटा चैप्टर ये वाला आपको? चैप्टर 8। हाँ जी, 7 और 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देन कल 9 और 10 करेंगे। ओके।